ये फोटो देखने में आपको कोई आम फैमिली फोटो लग रही होगी, लेकिन असल में है नहीं। ये अरब के सबसे शक्तिशाली परिवारों में से एक असद परिवार की फैमिली फोटो है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट मुल्क हो और वहाँ पे बुशारत और असद का जो रजीम है वो आनन फानन पिछले 10 दिनों में ही सीरिया से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है सीरिया के राष्ट्रपति को लेकर, जहां पर सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद का प्लेन क्रैश। ये सूत्रों के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज है। his fall was not imminent. Nobody could even imagine कि इसका रजीम जो है वो गिर जाएगा, बट समवेयर इट कुडंट सर्वाइव। और रशिया और ईरान दोनों सपोर्ट कर रहे थे इस सीरिया को, और दोनों ही उसको इन 11 दिनों में सपोर्ट नहीं कर सके, और समवेयर दे लॉस्ट बिशारत अल असद। अब इजरायली जो कहते थे कि हम ग्रेटर इजराइल बनाएंगे, हम दज्जाल के आने तक के लिए उनकी एक बड़ी रियासत बना करके रखेंगे। आखिरी में मैं उसको समझाऊंगा क्या है पूरी कहानी। बट जो इजरायली कहते थे कि हम सीरिया में कल हुकूमत करेंगे, आज वो चीज सच होती हुई नजर आ गई है। आज बिल्कुल जो सबसे बड़ा दुश्मन था, जो सबसे बड़ा लॉन्च पैड था आतंकवादियों का, जहां से इजराइल में सबसे ज्यादा आतंकवादी घुसते थे, वो था सीरिया। सीरिया के अंदर से सारे का सारा इजराइल बोल रहा हूँ, ईरान ऑपरेट करता था। ईरान वहां पे अपने हथियार बनाता था, वहां पे अपने आतंकवादियों को शिक्षा देता था, वहां पे शिया आतंकवादियों को ज्यादा बढ़ाता था। सुन्नियों के माध्यम से इजराइल वहां पर घुस गया है, और वहां पर एक भी ऐसा आज की तारीख में नहीं है जो नई जिन्होंने कब्जा किया है, एक भी ऐसा नहीं है जो कहता हो इजराइल के खिलाफ है। हम सब कह रहे हैं कि हम इजराइल के आगे गॉड तुस्सी ग्रेट हो, सबकी यही भावना है। अब जो पूरा का पूरा जिहाद का एरा, देखो मुसलमान तो उतने ही है, सब कुछ उतना ही, बट जो जिहाद का एरा था वो आप देखो कितनी तेजी के संग में खत्म होता चला जा रहा है कि सब लोग उतने ही है, लोग कोई कम ज्यादा नहीं होगा, बट जो आइडियोलॉजी थी वो किस तेजी के संग में बदलती चली जा रही है। ये फोटो देखने में आपको कोई आम फैमिली फोटो लग रही होगी, लेकिन असल में है नहीं। ये अरब के सबसे शक्तिशाली परिवारों में से एक असद परिवार की फैमिली फोटो है। तो असद फैमिली सीरिया और उसके आसपास के इलाकों पर लगभग 100 सालों से राज करते आ रहे थे, लेकिन अब से कुछ ही घंटों पहले ये राज खत्म कर दिया गया है और सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद राजधानी दमिश्क छोड़कर भाग चुके हैं परिवार सहित। यहां तक कि सीरिया के जो प्रधानमंत्री हैं उन्हें विद्रोही लड़ाकों ने फिलहाल कैप्चर कर लिया है, पकड़ लिया है, और सीरिया की राजधानी दमिश्क के चप्पे चप्पे पर इस समय विद्रोही गुटों का कब्जा है। हालांकि भारत में अब भी कई लोग होंगे जो जबरदस्ती ये विश्वास करने की कोशिश करेंगे कि बशर अल असद से बेहतर होंगे जो विद्रोही लड़ाके आए हैं, वो फिलिस्तीन को आजाद करवाएंगे, इजराइल पर हमला करेंगे। तो इस गलतफहमी को दिल से निकाल दीजिए, क्योंकि जिन विद्रोही गुटों ने बशर अल असद की सत्ता को पलटा है ना, उन्होंने सबसे पहला बयान ही यही जारी किया है कि हम इजराइल को इनवाइट करते हैं सीरिया में, अपनी एम्बेसी खोलो, हमारे सीरिया में इन्वेस्ट करो, हमारे यहाँ पर नौकरियां क्रिएट करो, बेरोजगारों को नौकरियां दो। अब आप समझ सकते हैं कि ये विद्रोही लड़ाके कितने ज़्यादा एंटी इजराइल हैं, बल्कि ये खुद इजराइल और तुर्की के समर्थन से आज सीरिया की सत्ता पर काबिज हो पाए हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट मुल्क हो और वहाँ पे बुशारत और असद का जो रजीम है वो आनन फानन पिछले 10 दिनों में ही जो है वो जो जिसे कहते हैं ना कि his fall was not imminent. Nobody could even imagine कि इसका रजीम जो है वो गिर जाएगा, बट समवेयर इट कुडंट सर्वाइव। बड़ा सीधा सीधा सा लेसन है। वो रजीम्स और वो रूलर्स जो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हो और अपनी पॉपुलर बेस ना हो, अपने मुल्क के अंदर से ताकत ना मिल रही हो और किसी के ऊपर बैरूनी ताकतों पे डिपेंडेंट हो, वो खत्म हो जाते हैं। और रशिया और ईरान दोनों सपोर्ट कर रहे थे इस सीरिया को, और दोनों ही उसको इन 11 दिनों में सपोर्ट नहीं कर सके, और समवेयर दे लॉस्ट बिशारत अल असद। अब बिशारत अल असद वहां से निकल गए हैं। इसमें पाकिस्तान के लिए क्या लेसन है मैं वो आपको बताऊंगा, बिकॉज हमारे लोगों को बड़ा शौक है कि अपनी फौज को कमजोर करने का। एयरबेस और सैन्य ठिकाना था वो सीरिया के लताकिया में था, जहां पर बहुत ही शक्तिशाली हथियार ये तैनात करके रखते थे ताकि अफ्रीका या फिर मिडिल ईस्ट में जो भी अमेरिका विरोधी देश हैं उनके ऊपर अमेरिका कभी भी अटैक करने की कोशिश करे तो वो इस लताकिया एयरबेस से सपोर्ट के तौर पर सेना भेजकर उनकी मदद कर सके। और वो देश भी इसलिए अमेरिका के खिलाफ लड़ते थे क्योंकि उन्हें भरोसा रहता था
कि जब भी अमेरिका हम पर अटैक करने की कोशिश करेगा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो रूस इस लताकिया एयरबेस से कुछ ही मिनटों में हमारे लिए सेना या हथियार भेज दे। ईस्ट और सबसे महत्वपूर्ण जो नॉर्थ और वेस्ट अफ्रीका है वहां पर बहुत गहरा पड़ेगा। रूस की ताकत को यह सबसे बड़ी चोट है अफगानिस्तान के इन्वेजन के बाद। जी हां, पिछले 30-35 सालों की यह सबसे बड़ी चोट है रूस के लिए। और देखने वाली बात यह होगी कि रूस इसका बदला कहां लेगा, क्योंकि रूस वाकई में ही गुस्सा है और सबसे ज्यादा गुस्सा वो अमेरिका पर या इजराइल पर नहीं, तुर्की पर है, क्योंकि तुर्की ने यह बात लिखकर दी थी। ईरान के लिए सीरिया बड़ा इंपॉर्टेंट था क्योंकि ईरान अपनी सारी की सारी, अगर आप ये देखें लेबनान का मैप देखें, तो सारी की सारी जो सप्लाईज थी ईरान अपनी सीरिया से लेबनान में भेजता था, जहां से उसने हिजबुल्लाह को मजबूत किया हुआ था। तो ईरान की तो कमर टूट गई है इससे, बिकॉज उनका तो मेन एलाई खत्म हो गया। ठीक है जी। और ये मिडल ईस्ट में आप समझ लें कि 2011 से होने वाली लड़ाई जो शुरू है उसका अख्ताम अभी पहुंचा है। सीरिया अभी गिर गया वर्ड को, और उसमें कुछ भी नहीं उनके लिए निकला। ठीक है जी। ये जो सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप्स थे, ये इनको बारे में कहा जाता है कईयों का ये इनको अमेरिका जो है वो बैक करता था, फिर अमेरिका कुर्द्स को भी बैक करता था। और ये आप देखें कि सीरिया के अंदर ही अमेरिकन बेसिस भी थी, रशियन बेसिस भी थी, वहाँ पे ईरान का भी इन्फ्लुएंस था, कुछ भी नहीं था वहाँ पे। तो वहाँ पे सारा टाइम अगर आप देखें वहाँ पे एक ही चीज़ थी कि दूसरे मुल्कों के अंदर बेसिस थी और उन्होंने वो सीरिया को इस्तेमाल करते थे अपने इन्फ्लुएंस के लिए। जल रहा है, सीरिया जल रहा है। ठीक है जी। अगर आप इस मैप में देखें, इराक जल रहा है, सीरिया जल रहा है, लेबनान जल रहा है, इजराइल में लड़ाई है, जॉर्डन फैक्ट्री है। ठीक है। यमन के अंदर मसले हैं, पूरे का पूरा मिडल ईस्ट जो है इस वक्त एक वो कॉन्फ्लिक्ट की ग्रिप में दोबारा आ चुका होगा, कॉन्फ्लिक्ट की ग्रिप में दोबारा आ चुका होगा। ठीक है जी। इसे HTS बोला जाता है। ये जो ग्रुप है ये असल में टारगेट कर रहा था और इसने पकड़ के सारी की सारी पासा पलट के रख दिया। सीरियन आर्मी बहुत बड़ी जगह पे मौजूद थी, एक बड़े हिस्से में, ठीक है जी, जगह मौजूद थी। कुछ अलेप्पो का, इदलिब का, हमा का कुछ इलाका था जहाँ पे वो मौजूद नहीं थी, लेकिन अदर दैन दैट वहीं पे मौजूद थी। इंडिया ने अपने लोगों को कहा है कि आप सीरिया से निकल जाएं। तमाम इंडिया ने लोगों को कहा है कि सीरिया से निकल जाए। आई थिंक 90 के 100 लोग इंडियंस वहाँ पे मौजूद थे। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर 2 तबके हैं। एक तबका वो है जो फ़ौज की सियासी मुदाखलत के ख़िलाफ़ है, और एक तबका वो है जो फ़ौज की सियासी मुदाखलत चाहता है। इमरान खान की पार्टी ये चाहती है कि फ़ौज की सियासी मुदाखलत जो है वो हो, लेकिन हमारे लिए हो, अपोजिशन के लिए ना हो। ये कोई भी नहीं कहता कि फ़ौज की पाकिस्तान में सियासी मुदाखलत उस तरह ना हो। थोड़े बहुत हर बंदा उस सपोर्ट का फ़ायदा उठाना चाहता है, लेकिन लार्जली पाकिस्तान के अंदर फ़ौज को कमज़ोर करने की बातें की जा रही हैं कि फ़ौज को कमज़ोर करो, फ़ौज का कंट्रोल कमज़ोर। ये नहीं चाहते कि अगर चीज़ें ठीक होगी, खुशहाली आएगी, सो इंगेज करके रखो पाकिस्तान को। पाकिस्तान बिज़ी, ताकि वहाँ पे इकोनॉमिक रिवाइवल ना हो सके। इजराइल आज से नहीं, बरसों से ये इस बात को कह रहा है कि हम ग्रेटर इजराइल बनाएंगे, हम ग्रेटर इजराइल बनाएंगे, जहां पर जो दज्जाल जब आएंगे, जो कि एक तरह से यहूदियों के एक आखिरी पैगंबर, अगर उसको हम उस तरह से देखें तो जैसे मुसलमानों में पैगंबर होता है, वैसे ही इनके एक पैगंबर टाइप का उसी तरह कॉन्सेप्ट में एक आएंगे दज्जाल, जो कि यहूदियों का सत्ता पूरी दुनिया में लाएंगे। यहूदियों के लिए काफ़ी उनकी अपनी माइथोलॉजिकल कहानियां हैं, बट वो तभी आएंगे, उसके आने के पहले पूरा का पूरा ग्रेटर इजराइल का तख्त तैयार कर रहे हैं यहूदी, जिसमें सीरिया भी होगा, जिसमें और कई सारे देश भी होंगे, और इन सबको मिला करके एक ऐसी रियासत तैयार कर रहे हैं यहूदी, जिसके तख्त पर उनको विराजमान किया जाएगा, उनको विराजित किया जाएगा। अब इजराइल आज से नहीं, बहुत पहले से ये बात कह रहा है कि हम दज्जाल के लिए बना रहे हैं ग्रेटर इजराइल। बाकी सब दुनिया सोचती थी, सभी लोग सोचते थे कि यार कैसे बना लोगे आप, यहूदी भेज के आपने मान लो काफी बड़ा एरिया तो अपना इसराइल का बना लिया, अब क्या पूरे सीरिया भी यहूदी भेजोगे? नहीं भेजे, बट फिर भी उन्होंने अपने फेवर वाली सरकार वहां पर बना ली है। अब जो करंट सरकार है वहां पे ना हिजबुल्ला पलेगा, ना वहां पर कोई एंटी इजराइल पलेगा, वहां पर जो पलेगा सिर्फ और सिर्फ प्रो इजराइल पलेगा। अभी फेवर की सरकार आई है, कल को इजराइल की भी सरकार आ जाएगी, उसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो इस तरह से यहूदियों का अपना दिमाग है, यहूदी अपने उसमें मिशन में सक्सेसफुल होते भी चले जा रहे हैं। बाकी लोग देखते रहे, कह रहे पागल हो क्या,
इतने ही फिलिस्तीन को ही कर सकते हैं, सीरिया पे कभी नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, वहां पे नहीं कर पाएंगे। बट और सीरिया में आपको एक और चीज बताते चलूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इजरायली यहूदियों की आप माइथोलॉजिकल कहानियां सुनोगे, अगर आप उनके फ्यूचर में तैयारी कर रहे हो, उसमें सीरिया सबसे इंपॉर्टेंट था। इसलिए सीरिया में उन्होंने अपनी कार्रवाइयां चालू करी हैं, ये और बढ़ेंगी। वो ग्रेटर इजराइल बना के रहेंगे जब तक वहां पर दज्जाल का वो इंतजार करते रहेंगे, तब तक ये प्रोसीजर ऐसे ही चलेगा। अब इसमें मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान दिन प्रतिदिन कमजोर हो रहा है। जितने एंटी इजराइल एलिमेंट्स थे सब दिन प्रतिदिन खत्म होते चले जा रहे हैं।